19वीं सेंचुरी का इंडिया एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे था। ब्रिटिश रूल आ चुका था, वेस्टर्न एजुकेशन आ रही थी और इन सब के बीच हिंदू सोसाइटी खुद से एक सवाल पूछ रही थी कि हमारी ट्रेडिशन में जो गलत है क्या हम उसे खुद सुधार सकते हैं। इस सवाल का जवाब 3 अलग मूवमेंट्स ने 3 अलग तरीक़ों से दिया। तीनों का गोल सिमिलर था, रिफॉर्म, लेकिन अप्रोच, अथॉरिटी और रीच तीनों की अलग थी। यही फ़र्क समझना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के बारे में। तो शुरू करते हैं ब्रह्म समाज से। 1828 हिंदू सोसाइटी में ना 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहला है रिलीजियस गेट कीपिंग, मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए तुम्हें ब्राह्मण प्रीस्ट की ज़रूरत है। ब्राह्मण प्रीस्ट का रोल मैंडेटरी है, उसके बिना ना पूजा हो सकती है ना मोक्ष हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम थी सोशल इविल्स, जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज नहीं होती है, अनटचेबिलिटी बहुत है। तीसरी प्रॉब्लम थी वुमेन की इनविजिबिलिटी, मतलब कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पब्लिक लाइफ नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये ऑब्जर्व किया कि इन तीनों का रूट कॉज एक ही है, रिलीजन का इर्रेशनल हो जाना। उनका लॉजिक सिंपल था कि रिलीजन को रैशनल बनाओ, सोसाइटी ऑटोमेटिकली सुधरेगी। और अगर हम स्थापना की बात करें तो पहले 1815 में ना आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। क्या था ये? इनफॉर्मल डिस्कशंस ग्रुप थे। रॉय ने यहीं पे रैशनल थिंकिंग का एक बीज बोया था। उसके बाद 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई और बाद में वो बना ब्रह्म समाज, इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज रिलीजियस रिफॉर्म प्लेटफॉर्म। ध्यान से पढ़ो, रिलीजियस रिफॉर्म प्लेटफॉर्म। अगर हम इसके कोर आइडियाज़ की बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोथिज्म के बारे में। सिर्फ एक निराकार ईश्वर, गॉड एक है, फॉर्मलेस है, डायरेक्टली एक्सेसिबल है, कोई आइडल नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं। तो ये सिर्फ थियोलॉजिकल पॉइंट नहीं था, प्रैक्टिकली इसका मतलब था कि ब्राह्मण प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब गॉड डायरेक्टली एक्सेसिबल है तो रिलीजियस हायरार्की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम के लिए। दूसरा कोर आइडिया है इनका रीज़न एज अथॉरिटी। ब्रह्म समाज ने कहा कि कोई भी प्रैक्टिस, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, रैशनली रॉन्ग है तो उसे एक्सेप्ट मत करो। सिर्फ ये कहने से कि ये ट्रेडिशन है, बहुत टाइम से हो रहा है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वेस्टर्न एनलाइटमेंट थिंकिंग थी जो रॉय ने अपनी इंग्लैंड विजिट में ऑब्जर्व करी और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करी। उनका तीसरा कोर आइडिया था सोशल रिफॉर्म एज अ रिलीजियस ड्यूटी। रॉय का एक पावरफुल आइडिया था कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म ना अलग नहीं होते। मतलब सती सिर्फ सोशली रॉन्ग नहीं है, ये जो रिलीजन सती को अलाउ करता है ना, वो रिलीजन खुद करप्ट है। और इस इंटरकनेक्शन ने रिफॉर्म को एक मॉरल सर्जेंसी दी थी। अगर हम रॉय के एक्चुअल वर्क की बात करें तो उन्होंने सती को अबॉलिश कराया था। इसके लिए उन्होंने 2 स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया था। पहली स्ट्रैटेजी थी स्क्रिप्चुअली डिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है ये? तो रॉय ने संस्कृत टेक्स्ट पढ़े और फिर उन्हीं टेक्स्ट से प्रूफ कर दिया कि सती जो है वो वैदिकली मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पंडितों से उन्होंने डिबेट करी, बहुत सारी राइटिंग अपनी पब्लिश करी। तो इसीलिए ये बहुत जेन्युइन था कि अगर कोई सिर्फ बोले, अगर वो सिर्फ बोलते ना कि सती गलत है तो लोग कहते कि तुम हिंदू धर्म के अगेंस्ट हो। लेकिन जब उन्होंने उन्हीं के टेक्स्ट पढ़कर बताए कि देखो तुम्हारे ही टेक्स्टों में लिखा है कि ये गलत है, ये इनवैलिड है और ये कंपलसरी नहीं है, तो जो उनका जो ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी के पीपल होते थे उनका डिफेंस कमज़ोर हो जाता था। ठीक है, अगर दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करें सती अबॉलिशन के लिए, तो रॉय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ स्ट्रैटेजिकली वर्क करा। इसका रिजल्ट भी आया कि 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती को लीगली अबॉलिश कर दिया। तो ये मॉडर्न इंडिया का पहला सोशल लेजिस्लेचर था और इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ सती बैन करना नहीं था।
इसने एक लीगल प्रोसीजर सेट कर दिया कि इस तरीके से भी जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सोशल इविल्स हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। और फिर आगे ये बहुत काम आया। अगर हम उसके बाद उन्होंने फ्रीडम प्रेस के लिए बहुत काम किया था। तो रॉय ने 2 न्यूज़पेपर्स निकाले थे, पहला है संवाद कुमुदनी और दूसरा है मिरत उल अखबार। ठीक है, 1823 में जब ब्रिटिशर्स ने प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश करी तो रॉय ने उन्हें डायरेक्टली अपोज करा। उन्हें पता था कि पब्लिक डिस्क्लोज के बिना रिफॉर्म इम्पॉसिबल है। फ्री प्रेस एक डेमोक्रेटिक टूल है और रिफॉर्म इसका वेपन है। और उन्होंने विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन के लिए भी काम करा। एक्टिवली दोनों को सपोर्ट करते थे वो, और इसका पर्सनल कॉस्ट भी उन्होंने चुकाया। उन्हें अपनी ही कम्युनिटी ने उन्हें साइड कर दिया, उनकी फैमिली ने उन्हें अपोज किया, लेकिन फिर भी नहीं रुके। तो रिफॉर्म सिर्फ आइडिया का गेम नहीं होता है, ठीक है, पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी थे उसमें। अब देखते हैं कि रॉय के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ, मूवमेंट कहाँ गई। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आए उनके बाद। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। रॉय के बाद उन्होंने मूवमेंट संभाली। उन्होंने ब्रह्म समाज को एक ऑर्गेनाइज रिलीजियस आइडेंटिटी दी। ब्रह्मो धर्मा नाम का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट भी उन्होंने लिखा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा मिस हो जाता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पूरी तरीके से वेदों पे बिलीव नहीं करते हैं। उनका कहना था कि वेदों में भी ह्यूमन एरर हो सकता है। तो आर्य समाज के साथ इनका फंडामेंटल कॉन्ट्रास्ट जो हमें देखने को मिलता है। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन आए। ठीक है, केशव चंद्र सेन 1857 में इन्होंने ज्वाइन किया था। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिफॉर्मर थे। इंटरकास्ट मैरिजेस अरेंज करते थे और विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। तो अगर हम देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की बात करें ना, तो देवेंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि तुम रिफॉर्म लाना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन तुम सोसाइटी को थोड़ा टाइम दो। लेकिन केशव चंद्र सेन का एक पर्सपेक्टिव था कि नहीं, जो भी करो जल्दी करो, मतलब सोसाइटी चेंज हो बहुत जल्दी हो जाए, ड्रास्टिक चेंज चाहिए, मतलब एग्रेसिव रिफॉर्मर थे ये। तो इसकी वजह से, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ब्रह्म समाज में पहला स्प्लिट हुआ 2 लोगों के बीच। पहला है देवेंद्रनाथ और दूसरा है केशव। तो देवेंद्रनाथ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बन गई आदि ब्रह्मो समाज, और केशव की ऑर्गेनाइजेशन बन गई ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहला स्प्लिट था। उसके बाद दूसरा स्प्लिट और हुआ ब्रह्म समाज में। वो हुआ कि केशव जो केशव चंद्र सेन था, जो बहुत एग्रेसिव था, जो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करता था, वुमेन एजुकेशन की बात करता था, उसने क्या किया, उसने अपनी 14 साल की बेटी की शादी एक महाराजा से अरेंज कर दी। ठीक है, तो वही केशव जो चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट था। तो देखने को मिलता है कि प्योर हिपोक्रेसी है, और उनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बनाया साधारण ब्रह्मो समाज बना। तो ये उनका दूसरा स्प्लिट था। तो ये स्प्लिट सिर्फ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक रिफॉर्म मूवमेंट की अकाउंटेबिलिटी थी। क्या लीडर्स खुद अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ये हमें देखने को मिला इसमें। और जो ये क्वेश्चंस थे ये बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पेयर में प्रमोट होने लगे। मतलब सब कहने लगे ये तो बहुत हिपोक्रेसी है, ये तो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी को प्रमोट कर रहे हैं ये। अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सती अबॉलिशन हुआ था एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू। रैशनल रिलीजन का कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम में लेकर आए थे ये। ठीक है, तो पब्लिक स्पेयर में इन्होंने सोशल डिबेट्स लेकर आए पहली बार। तो ये ब्रह्म समाज के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। 1867 को बॉम्बे, फाउंडर कौन है, आत्माराम पांडुरंग। की फिगर कौन कौन है, MG रनाडे और RG भंडारकर। ठीक है, अब प्रार्थना समाज को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ब्रह्म समाज से अलग क्यों हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी तो तुम्हें लगेगा कि दोनों तो सेम ही है। ये तो सरफेस पे दोनों सेम लगते हैं, क्योंकि दोनों मोनोथिज्म को प्रमोट करते हैं, नो आइडल वर्शिप, सोशल रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन फंडामेंटली डिफरेंट हैं ये। और इसी डिफरेंस को समझ लो और फिर अपने आंसर में इवॉल्व करोगे ना, तो अपने आप ये बेटर हो जाएगा आंसर। तो अप्रोचेज़ अलग थी दोनों की। जैसे कि ब्रह्म समाज क्या बोलता है, हिंदू ट्रेडिशन से ब्रेक ले लो, मतलब बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाओ आप। ठीक है, प्रार्थना समाज क्या कहता है कि ट्रेडिशन से अलग हटने की क्या ज़रूरत है, ट्रेडिशन के अंदर रहो और जो बाद में जो बुराइयाँ इसमें आई है आप उसको हटा दो।
ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो ब्रह्म समाज बंगाल में हुआ था, हैवी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था बंगाल में। और अगर प्रार्थना समाज की बात करें तो वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भक्ति ट्रेडिशन था वहाँ पे, इन्फ्लुएंस मतलब वहाँ पे ज़्यादा था इनका। प्रार्थना समाज का एक स्मार्ट मूव ये भी था कि उन्होंने अपने रिफॉर्म को इंडिजेनस लेजिटिमेसी दी, ठीक है। हम कोई इम्पॉर्टेंट आइडिया नहीं ला रहे हैं, उन्होंने बोला, हमारे अपनी भक्ति संत ने ये पहले से कहा है। तो इससे क्या हुआ, जो कॉमन महाराष्ट्रियन थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। एजेंडा की अगर बात करें तो इंटरकास्ट डाइनिंग और मैरिजेस, ठीक है, सभी धर्मों के लोग साथ में बैठ के खाएंगे, सभी धर्मों में शादी हो, हर जगह शादी हो सकती है। हाँ, विडो रीमैरिज को प्रमोट करा, फीमेल एजुकेशन, डिप्रेस्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट, तो ये सब काम करे। अगर हम एमजी रनाडे की बात करें तो वो इस मूवमेंट के सोल थे। महादेव गोविंद रनाडे वो एक साथ जज थे, हिस्टोरियंस थे, इकोनॉमिक्स थे और रिफॉर्मर थे, लेकिन उनका सबसे पावरफुल कंट्रीब्यूशन एक आर्ग्यूमेंट था। और क्या था वो आर्ग्यूमेंट, कि वो सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल, वो बोलते थे कि सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है ना वो अलग नहीं है। उस टाइम पे दो कैंप्स थे, पहला है तिलक कैंप और दूसरा है रनाडे कैंप। तो तिलक कैंप, जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो क्या कहते थे कि पहले पॉलिटिकल फ्रीडम लो, सोशल फ्रीडम बाद में ले लेना। रनाडे बोलते थे कि नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली ज़रूरी है। अब इसमें रनाडे का क्या लॉजिक था कि एक सोसाइटी जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें वुमेन्स के राइट नहीं हैं, वो सोसाइटी अगर पॉलिटिकली फ्रीडम हो भी जाए, अगर ब्रिटिश रूल से वो फ्री भी हो जाए, तो भी वो उन्हें एक्चुअल फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें तो तिलक और रनाडे दोनों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे। और यहाँ पे तिलक का क्या कहना था कि अगर हम अभी सोशल रिफॉर्म को छेड़ा तो फिर हिंदू सोसाइटी जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, तो फिर पॉलिटिकल फ्रीडम तो फिर नहीं मिल पाएगी हमें, हिंदू सोसाइटी डिवाइड होगी। लेकिन फिर रनाडे कहते थे कि बिना सोशल रिफॉर्म की आज़ादी मीनिंगलेस रहेगी। तो ये महाराष्ट्र की एक डिफाइंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, ठीक है। अगर हम रनाडे के काम की बात करें तो इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861 में शुरू किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को 1884 में बनाया था। और अगर हम प्रार्थना समाज के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो महाराष्ट्र में जो मॉडरेट रिफॉर्म ट्रेडिशन इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी, भक्ति ट्रेडिशन से कनेक्ट करके इन्होंने रिफॉर्म को एक देसी फील दी थी। और रनाडे का सोशल पॉलिटिकल इंटरकनेक्शन आर्ग्यूमेंट ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा। अब पढ़ते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज 1875 बॉम्बे, फाउंडर कौन है, दयानंद सरस्वती। फाउंडेशनल टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सत्यार्थ प्रकाश। और ये बेसिकली पंजाब और यूपी में ज़्यादा पॉपुलर रहा और यहीं पे इनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके कोर मैसेजेस की बात करें तो ये बोलते हैं बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती का आर्ग्यूमेंट था कि वेद जो हैं वो डायरेक्टली भगवान की सुप्रीम अथॉरिटी हैं, और जो ये सती प्रथा है, आइडल वर्शिप है, कास्ट बाय बर्थ है, चाइल्ड मैरिजेस हैं, ये सब वेदों में नहीं लिखा है, ये बाद के करप्शंस हैं। तो हमें अपने ओरिजिनल वैदिक सोसाइटी की तरफ वापस चलना चाहिए, ये बोलते हैं बैक टू वेदास। अब ब्रह्म समाज से फंडामेंटली ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इन्होंने भी सेम बात कही है कि आइडल वर्शिप मत करो, कास्ट बाय बर्थ मत करो, विमेंस को आप इक्वल राइट दो। तो काम एक ही है दो सबका, लेकिन अथॉरिटी का सोर्स अलग है। ब्रह्म समाज बोलता है कि ह्यूमन रीज़न अथॉरिटी है, ह्यूमन रीज़न काफ़ी है, ठीक है। आर्य समाज क्या बोलता है कि वेद अथॉरिटी है। तो ब्रह्म समाज ने कहा कि रैशनली जो रॉन्ग है इसलिए रिजेक्ट कर दो, आर्य समाज ने बोला कि वेदों में नहीं है इसलिए रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो दोनों फंडामेंटली अलग हैं, दोनों की रीजनिंग अलग है, फिलॉसफी अलग है। देखो कोर बिलीफ्स की अगर बात करें तो फिर से वही सब चीज़ें आ जा रही हैं, क्या कि मोनोथिज्म को प्रमोट करो, एक निराकार ईश्वर, कोई मूर्ति पूजा नहीं है। वेदों को इन्होंने सुप्रीम मान लिया, कास्ट बाय बर्थ को इन्होंने भी रिजेक्ट करा, वुमेन एजुकेशन की बात इन्होंने भी करी है, और विडोरी मैरिज भी करा इन्होंने बोला कि वैदिकली वैलिड है, और अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज उन्होंने बोला कि नहीं, वेदों में ये नहीं लिखा है। तो हर चीज़ का अपना अलग अलग तरीका है। इन्होंने सब कुछ एक सुप्रीम अथॉरिटी जो इन्होंने वेदों को माना हुआ था उसके अकॉर्डिंग किया था।
तो अब आर्य समाज की बात करें, इन्होंने 2 मूवमेंट्स चलाए थे। पहला है शुद्धि मूवमेंट और दूसरा है संगठन मूवमेंट। जो हिंदूज़ क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे ना, उन्हें वापस लाना। अब इसमें दयानंद सरस्वती का ये तर्क था कि अगर कोई इसलिए कन्वर्ट हुआ है क्योंकि हिंदू सोसाइटी में उसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, तो पहले सोसाइटी को सुधारो, वो अपने आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका तर्क था। फिर संगठन मूवमेंट को क्या मतलब था कि हिंदू कम्युनिटी को इंटरनली यूनाइट करना, कास्ट डिवीजन से ऊपर उठकर एक यूनिफाइड हिंदू आइडेंटिटी बनाना, ये संगठन मूवमेंट का काम था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ो। इंटरनल स्प्लिट के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्य समाज के अंदर एक इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजिकल बैटल थी। पहला है डीएवी फंक्शन और दूसरा है गुरुकुल फंक्शन। अब समझो क्या है ये। तो डीएवी फंक्शन या इसको स्कूल्स बोल लो, ये क्या होता था, इसमें कौन कौन थे, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो डीएवी फंक्शन का क्या कहना था, ये क्या वो करते थे, ये डीएवी स्कूल्स ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे वैदिक वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, कि ये बोलते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन और वैदिक वैल्यूज़ साथ चल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत स्कूल्स खोले इंग्लिश मीडियम लेकिन वो पढ़ाते थे वैदिक वैल्यूज़ के साथ। तो ये पहला फंक्शन था इनका। दूसरा फंक्शन है गुरुकुल। ठीक है, इसमें क्या होता था कि वेस्टर्न एजुकेशन ही प्रॉब्लम है, ये समझते थे, और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडियन माइंड को करप्ट कर देगी, इसलिए हमें प्योर वैदिक गुरुकुल सिस्टम चाहिए। तो इन्होंने गुरुकुल की इस्टेब्लिशमेंट की थी हरिद्वार के आसपास। तो ये फॉर्मल स्प्लिट था, ये सिर्फ स्कूल्स नहीं थे, ये एक डीपर क्वेश्चन था कि मॉडर्निटी के साथ इंगेज करो और या फिर उसे हम रिजेक्ट करें, क्या करें हम। तो डीएवी स्कूल्स ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया और आज भी इंडिया भर में बहुत ज़्यादा डीएवी स्कूल्स और गुरुकुल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कल्चरल प्रिजर्वेशन करते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ थी, लेकिन ये स्प्लिट ने ना मूवमेंट को वीक कर दिया था। अब ये पॉइंट एग्ज़ाम में एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग में दोनों जगह इम्पॉर्टेंट है कि आर्य समाज एक टाइम पर रिफॉर्म मूवमेंट भी था और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी था। अगर रिफॉर्म साइड देखें हम उसकी, तो हम कास्ट बाय बर्थ को रिजेक्ट किया है, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया है, वुमेन एजुकेशन की बात करी है, और रिवाइवलिस्ट साइड को देखें तो बैक टू वेदास बोलते हैं ये। ठीक है, कि आर्य समाज ने एक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और दूसरी अथॉरिटी वेदों को रख लिया। तो ठीक है, तो ये इनका एक मेन पॉइंट था। और देखा जाए तो सारे मूवमेंट्स ने, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, सब ने एक ही चीज़ करी है कि मोनोथेइज्म को प्रमोट करा है, आइडल वर्शिप रिजेक्ट करी है। मतलब जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया था आर्य समाज ने। यूपी और पंजाब में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रीच थी। डीएवी स्कूल्स बनाए थे, मतलब एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूशन दिया था। लाला लाजपत राय जैसे नेशनलिस्ट लीडर प्रोड्यूस करे इन्होंने। ठीक है, और अगर हम सोशल रिफॉर्म की बात करें, वही कास्ट बाय बर्थ को रिजेक्ट करा, वुमेन एजुकेशन की बात करी इन्होंने। तो ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब रिफॉर्म और नेशनलिज्म दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। जैसे कि अब ये इसे एक रीकैप की तरह समझो कि ब्रह्म समाज क्या बोलता है। ब्रह्म समाज जो है वो बंगाल में हुआ था और उनका क्या था, नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल अवेकिंग का फाउंडेशन है ये। ठीक है, वो ना किसी वेदों को मानते हैं, वो ना किसी धर्म को मानते हैं, वो एक नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल अवेकिंग को प्रमोट करते हैं। आर्य समाज में क्या था कि इंडिया की ट्रेडिशन जो है वो बहुत सुपीरियर है, वो इस चीज़ को मानते थे। प्रार्थना समाज में रनाडे का क्या आर्ग्यूमेंट था कि सोशल रिफॉर्म के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस है। तो रिफॉर्म मूवमेंट और नेशनलिज्म साइमल्टेनियसली डेवलप्ड हो रहे हैं, हमें ये देखने को मिलता है इस सेंचुरी में। ठीक है, और रिफॉर्म मूवमेंट और ये दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रेंथ करते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो 3 मूवमेंट्स हमने आज पढ़े और 3 अप्रोचेस पढ़े। ठीक है, और ब्रह्म समाज रीजन से अथॉरिटी, सदी अबॉलिशन, लीगल प्रोसीजर से इन्होंने किया। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो भक्ति ट्रेडिशन से कनेक्ट किया, एक इंडिजेनस लेजिटिमेसी दी इन्होंने मूवमेंट को। फिर रनाडे का सोशो पॉलिटिकल वाला पार्ट आ गया, पर नेशनल रीच प्रार्थना समाज नहीं बना पाया। आर्य समाज की बात करें तो वेदों को अथॉरिटी माना, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया इन्होंने, एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। रिफॉर्म, रिवाइवलिस्ट, पैराडॉक्स, फिर शुद्धि का एंगल, शुद्धि मूवमेंट का एंगल। तो ये तीनों ही रिफॉर्म एक अपर कास्ट
मैन ने डिफ़ाइन किए थे। जो लोग एक्चुअली ऑप्रेस्ड थे ना, उनकी आवाज़ इन मूवमेंट्स में सेकेंडरी थी। तो ये जो वो आवाज़ फिर ज्योतिबा फूले और अंबेडकर लेकर आए, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।